बहुत ज़्यादा। क्या हो गया? स्टोरेज नहीं हो रही इसकी। ओके चलेगा, ठीक है। हाउ कैन क्रिएट एम्प्लॉय फॉर्म यूजिंग स्विंग कंट्रोल इन जावा एंड स्टोर इन फॉर्म इन्फॉर्मेशन इन डेटाबेस। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे कैसे बनाना है, मेरा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना है, सपोज करिए ये आपका ईएमएस सिस्टम, इसी के अंदर मुझे एक जीयूआई फॉर्म बनाना है। ठीक है, जावा में जीयूआई फॉर्म बनाने के लिए हमें करना क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर्म बनाने के लिए हमें जे फ्रेम फॉर्म का यूज करना होता है। क्या करना होगा, जे फ्रेम फॉर्म। सबसे पहले उसी फोल्डर में जाएंगे, अपने प्रोजेक्ट के जो आपका फोल्डर बना था, आपका पैकेज था ईएमएस सिस्टम जिसमें हमारा प्रोग्राम था कंसोल वाला, उसी के अंदर मैं एक और बना रहा हूँ आपका, राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे गया और इसके बाद न्यू में क्या, जे फ्रेम फॉर्म। जे फ्रेम फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये फॉर्म का नाम पूछेगा। ये फॉर्म जो है जुनैद, यही एक क्लास है। जीयूआई कंट्रोल में जो फॉर्म बनेगा वो एक क्लास है, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन जीयूआई है। यहाँ पे गया और मैंने इसका नाम दिया ईएमएस। ठीक है, इसका नाम दिया आपका ईएमएस अंडरस्कोर REG, ईएमएस रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन। इसको हम फिनिश करेंगे। जैसे फिनिश करेंगे देख लीजिएगा ये आपका क्या करके देगा, एक जीयूआई कंट्रोल फॉर्म बना के देगा। दिस इज द फॉर्म। ये हमारा क्या है, एक फॉर्म है जिसे हम जीयूआई फॉर्म कहते हैं। इसको हम अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैंने सपोज करो ये फॉर्म लिया, इसका एक साइज़ ले लिया मैंने, सपोज ये, ठीक है, इसका आपका है 674 × 458। 674 इसमें क्या होगी आपकी विड्थ होगी, और 454 क्या होगी आपकी हाइट होगी। सबसे पहले ये फॉर्म लिया, और जैसे ये फॉर्म लिया देखिए ये स्विंग के कंट्रोल्स होते हैं, लेबल, स्प्लिट प्लेन, टूल बार, ये बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे स्विंग कंट्रोल्स की। स्विंग के जो कंट्रोल हैं एक फॉर्म को बनाने के लिए, सबसे जो बेसिक कंट्रोल हैं वो हमारे ये होते हैं। जैसे सबसे पहले स्विंग कंट्रोल में मैं गया, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जो ये फॉर्म बनाया है इस फॉर्म का कुछ बैकग्राउंड दे दूँ, जैसे एक वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर होता है उसी तरह से इसका दे दूँ। तो यहाँ से मैं स्विंग कंटेनर से एक पैनल लेके आऊँगा, पैनल को मैं यहाँ ड्रैग करूँगा, उसके बाद मैं इस पैनल को पूरे फॉर्म पे सेट कर दूँगा। मैंने ये फॉर्म लिया और इस पैनल को मैंने पूरे फॉर्म पे क्या कर दिया, सेट कर दिया। क्लियर। अब मैं इस पैनल पे कोई भी बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ। डिज़ाइन के लिए पैनल पे राइट क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, प्रॉपर्टीज़, पैनल की प्रॉपर्टी आएगी जिसमें लिखा होगा बैकग्राउंड्स। यहाँ से जाके आप बैकग्राउंड दे सकते हैं। यहाँ गया और मैंने कह दिया कि बैकग्राउंड क्या दे रहा हूँ, जस्ट लाइक मैंने कहा बैकग्राउंड कलर जो दे रहा हूँ, लाइक मैंने कुछ इस तरीके से ये वाला कलर। तो देख लीजिए बैकग्राउंड का आपका कलर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे कुछ कंट्रोल वो फॉर्म तैयार करना है। एक और पैनल के ऊपर भी पैनल हम यूज कर सकते हैं। फिर मैंने एक पैनल लिया और इस पैनल में जाके मैंने ये पैनल लिया, इस पैनल पे गया और इसमें जाके मैंने क्या लिख दिया, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स। ठीक है, और लिखूँगा कैसे, इसमें लिखने के लिए स्विंग कंट्रोल में अगर मुझे फॉर्म पे कुछ लिखना है तो ये पैनल है, पैनल का भी मैं यहाँ पे गया और मैंने इसका क्या किया, इस पैनल का अपना एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, जस्ट लाइक मैंने यहाँ गया और मैंने इसका भी एक बैकग्राउंड कलर दे दिया। क्या दिया, लाइक मैंने दे दिया लाइक ये। तो इस पैनल का भी एक बैकग्राउंड हो गया, ये पैनल पे पैनल आ गया। यहाँ पे मैं लेबल लूँगा, मतलब जो अगर मैं लिखना चाहूँगा, लिखने के लिए यहाँ पे जो कंट्रोल यूज करते हैं वो लेबल कंट्रोल यूज करते हैं। लेबल पे जाने के बाद मैं यहाँ लेबल पे कुछ राइट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ एडिट गया, मैंने लिखा है था, यहाँ लिखा एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मैंने ये लिया, ये लेबल लिया था, मैंने इसे सेट किया। मुझे इस लेबल का फॉन्ट बड़ा करना है या इसका साइज़ बड़ा करना है, तो इस लेबल की प्रॉपर्टी पे आपको जाना है। जो लेबल मैंने लिया यहीं पे जाना है, देन क्लिक प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे आता है जैसे यहाँ पे फ़ॉन्ट, मैं यहाँ से फ़ॉन्ट बढ़ा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे गया और मैंने इसमें अगर मुझे फ़ॉन्ट बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ दिया फ़ॉन्ट, देख लीजिए यहाँ दिया प्लेन
और यहाँ पे आपका इस जगह से फ़ॉन्ट, आप फ़ॉन्ट फैमिली सेट कर सकते हैं और यहाँ से साइज सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ दे रहा हूँ तो देख लीजिए फ़ॉन्ट का साइज हो गया। और इसका मैं कलर देना चाहता हूँ तो यहाँ पे फोरग्राउंड कलर, फोरग्राउंड का मतलब होता है आपका फ़ॉन्ट कलर। यहाँ पे जाऊँगा और देन इस जगह पे जाके मैंने फ़ॉन्ट कलर दे दिया। सपोज मैंने इस पर सेलेक्ट कर दिया वाइट, तो कुछ इस तरीके से मेरा एक फॉर्म बना। अब इसको मैं लेबल को बढ़ा दूंगा तो मेरा इस तरीके से एक फॉर्म तैयार हो गया। देख लीजिएगा यहाँ पे लिखा आपका एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब मुझे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्लास कि मुझे क्या क्या चाहिए था, एक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और आपका एज एंड डेजिग्नेशन। ये हमें क्या लेने थे, वेरिएबल लेने थे जो मेरे प्रोग्राम में थे, जो हमने पिछला आपने मतलब मैं बेस लेके चल रहा हूँ कि मेरे पास एक क्लास है, मैं उसी के अकॉर्डिंग बना के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल थे हम इसी का यूज करके चल, मतलब मुझे यही वाला करना है। तो मैं कर क्या रहा हूँ, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सेम टू सेम हमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज और डेजिग्नेशन। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल कैसे बना रहा हूँ आपका, ये देखिए आप यहाँ सबसे पहले क्या लेंगे, लेबल लेंगे। क्या लेंगे हम, लेबल। यहाँ से लेबल लिया और लेबल को मैंने यहाँ रख दिया। लेबल के बाद यहाँ पे देखिए कंट्रोल है, मुझे जो वैल्यू देनी है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए टेक्स्ट फील्ड का यूज करते हैं। टेक्स्ट फिक्स ले लूँगा मैं यहाँ पे ले लिया लेबल। नेक्स्ट इसी तरीके से नेक्स्ट लेबल लिया। ये आ गया नेम के लिए, ये हमारा हो गया किसके लिए, नेम। नेम के बाद क्या आता है, एम्प्लॉय आईडी। ये एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर कराऊँगा, यहाँ एम्प्लॉय आईडी आएगी, ये नेम आएगा। दूसरा लेबल हमारा यहाँ पे आया जिसमें मैं एज इंटर कराऊंगा, तो टेक्स्ट बॉक्स ही मैं इसमें यूज करूंगा आपका। देन उसका नेक्स्ट लेबल यहाँ पे गया, यहाँ पे मुझे डेजिग्नेशन इंटर कराना है तो टेक्स्ट बॉक्स ही यूज करूंगा। अभी बस सिंपल मैं फॉर्म बनाना सिखा। तो यहाँ पे लेबल हो गया, ये हमारे कंट्रोल्स हो गए। और इसके साथ मुझे एक बटन चाहिए। बटन किस लिए चाहिए, इस बटन पे मुझे क्या चाहिए, लिखना है सबमिट। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे लिखना, पहला वाला जो लेबल है इस पर राइट क्लिक करना है, बहुत सिंपल है। लेबल पे राइट क्लिक करेंगे, देन एडिट टेक्स्ट, यहाँ लिखें आपका एंटर EMP-ID, या एंटर कराने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ लिखेंगे EMP-ID। और EMP-ID जो आपका लिखेंगे या तो एम्प्लॉय आईडी जो भी कर सकते हैं, EMP-ID या एम्प्लॉय आईडी लिखना चाहें। और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है मुझे इसमें देना, तो हम इसकी जो है विड्थ बढ़ा सकते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स में मुझे करना क्या क्या चीज़ें होगा, सबसे पहले हर टेक्स्ट बॉक्स का एक नेम फिक्स करना होगा, उसकी आईडी देनी होगी। तो TXT, इसका नाम दिया EMP-ID। ठीक है, यहाँ पे लिया TXT EMP-ID। और इस टेक्स्ट बॉक्स में जो ये पहले से फील्ड है, इस वैल्यू को जाके एडिट टेक्स्ट पे जाके डिलीट कर देना। पहला काम कंप्लीट है। इसको मैं जैसा चाहूँ वैसे थोड़ा सा और लिख देता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ एंटर एम्प्लॉय ID, कॉलन दे देता हूँ, पहला फॉर्म। नेक्स्ट, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसे बढ़ा दीजिए तो आ जाएगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, लेवल छोटी हो गई, थोड़ा लेवल की विड्थ बढ़ा दें। ठीक है, लेवल की है। नेक्स्ट लेवल में दे रहा हूँ आपका एंटर, यहाँ दिया आपका एंटर एम्प्लॉय नेम, मैंने नेम दे दिया यहाँ पे। ये टेक्स्ट बॉक्स एम्प्लॉय नेम, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स था, इसको भी मैंने, इसकी विड्थ मैंने बढ़ा दी। राइट क्लिक, मैं यहाँ गया चेंज वेरिएबल, इसका नाम दिया TXT EMP-NM, TXT EMP एम्प्लॉय नेम। और मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स पे जाने के बाद इस पर भी गया और मैंने यहाँ पे चेंज वेरिएबल हो चुका है। एडिट टेक्स्ट पे जाके इस टेक्स्ट जो पहले से लिखा था इसको डिलीट कर दिया। नेक्स्ट, मुझे एज इंटर करानी, तो यहाँ लिखेंगे एडिट टेक्स्ट, यहाँ लिखेंगे एज। और इसके लिए भी हमने नेम लेके चलो, यहाँ पे मुझे एज डालनी है। यहाँ लिया एडिट टेक्स्ट, यहाँ पे दे दिया मैंने, इसका नेम दे दिया TXT एज नाम का टेक्स्ट बॉक्स है आपका। मैं यहाँ गया, देन यहाँ लिखा आपका टेक्स्ट, ये क्लिक कर दिया। उसके बाद एज के बाद यहाँ पे मुझे डेजिग्नेशन एंटर करानी, तो लिखा एंटर डेजिग्नेशन। और यहाँ पे ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स है। अभी एज ए रिक्वायरमेंट हमारे पास अदर किसी कंट्रोल की ज़रूरत नहीं थी, सिंपल मैंने यहाँ पे लिया और मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। लेकिन इसका भी नाम मैंने क्या दिया आपका, यहाँ दिया आपका चेंज वेरिएबल TXT। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया मैंने, क्या दिया आपका TXT DESG डेजिग्नेशन। ओके,
मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने फॉर्म बनाया, ये फॉर्म बटन के क्लिक पे ये वही काम करे जो हमारा क्या है, बटन के क्लिक पे जाऊँ, देखिए वही कोडिंग आ गई, जैसे बैक का देखेंगे तो वही कोडिंग का एनवायरनमेंट आ गया जैसे आपको कंसोल वाले में बताया था। क्लियर, जैसा कंसोल वाले में था। अब ज़रा ध्यान रखिएगा हमें करना क्या, हमेशा जो कोडिंग करनी है यहाँ पे, कोडिंग वही करनी है जैसे मैंने आपको बताया था सबसे पहले। लेकिन स्टेप आपको फॉलो क्या करना है, अगर आप नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो स्टेप आपको क्या फॉलो करना है, सेम ओल्ड वाला सिस्टम कि हमें सबसे पहले करना क्या है। इसमें भी आपको पहला काम क्या करना है आपका, जब भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आपको मैंने बनाने के बाद फॉर्म डिज़ाइन कर लिया। डिज़ाइन करने के बाद जो फॉर्म डिज़ाइन हुआ उसी का मुझे एक क्या बनाना होगा, डेटाबेस बनाना होगा। क्या बनाना होगा, डेटाबेस। तो आपको क्या करना होगा, इसमें जैम्प में जाना है, ठीक है, क्या करना है, जैम्प में आपको जाना है। डेटाबेस ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, टेबल में हमारी बनी हुई है, लेकिन जिन्होंने पहली बार ये कर रहे हैं आपका, तो मैं एक बार और बना के दिखा देता हूँ। इस फॉर्म से रिगार्डिंग वही रहेगा, डेटाबेस चेंज कर दूंगा मैं आपका, और टेबल भी हम लोग क्रिएट कर देंगे आपका। दो चीज़ें, जो हमारा डेटाबेस है वहाँ पे मुझे डेटाबेस और टेबल क्रिएट करनी है, इंसर्ट नहीं कराना। इंसर्ट कहाँ से होगा आपका, वो हमारा फॉर्म से होगा। तो हमें करना क्या है, आप लोग वही यूज करेंगे जो आपका है, आप लोग वही यूज करेंगे जो आपने ऑलरेडी बना रखा है। यहाँ पर कल देखते अभी नहीं है, आप आए नहीं, मैंने खुलवा लिया। डेटाबेस हमारा कौन सा बना है इसमें, अगर जिसने डेटाबेस बनाया तो डेटाबेस कौन सा बना है, एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस बना है। एम्प्लॉय के अंदर टेबल कौन सी है, तो एम्प्लॉय डेटाबेस है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो एम्प्लॉय नाम की जो एमपी नाम की टेबल बनी है, ठीक है, एमपी नाम की टेबल बनी है। एमपी में जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज और डेजिग्नेशन है। क्लियर, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ किससे आई थी आपकी, ये इन्फॉर्मेशन आपकी जो आई थी ये आपकी कंसोल से, एप्लीकेशन से, कंसोल से आता। लेकिन अब अगर मैं नया रिकॉर्ड चाहता हूँ इंसर्ट कराना, लेकिन प्लेटफॉर्म क्या होगा आपका, सॉफ्टवेयर वाला, जीयूआई वाला, ठीक है, तो काम तो वही होना है आपका। अगर नया यूजर है, नए लोग हैं, तो सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे आपका। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद टेबल क्रिएट करना है, और टेबल क्रिएट करने के बाद फिर हमें फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग कर रखे हैं, सबने करा है। अब मैं सबमिट पे जाऊंगा, ठीक है। स्टेप फॉलो वो करना है कि अपने प्रोजेक्ट में इस पे ध्यान रखना है। सबके प्रोजेक्ट में, चाहे आप नया प्रोजेक्ट बना रहे होते तब भी, आप अगर नया बना रहे होंगे तो आपको क्या करना होगा, ऐड लाइब्रेरी करना, मतलब ड्राइवर लोड करना ही करना है। हर प्रोजेक्ट में आपको ये काम करना है। कौन सा ड्राइवर था हमारा, MySQL। और जिनके सिस्टम में MySQL नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनके में नहीं था, तो MySQL कनेक्टर डाउनलोड करेंगे किसी भी वेबसाइट पे जाके, या ओरेकल की वेबसाइट पे मिल जाता है। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद वो क्या करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ आपका। जिनके पास ऑलरेडी है तो राइट बटन क्लिक करते ही यहाँ पे आपको लाइब्रेरी में, ऐड लाइब्रेरी में क्या मिल जाता है आपका, MySQL JDBC ड्राइवर, ठीक है। और यहाँ से आप ऐड लाइब्रेरी कर देते हैं। क्लियर, जिनके उसमें नहीं था उनको क्या करना है, MySQL कनेक्टर डाउनलोड करना है, और उसको डाउनलोड करके कहीं भी फोल्डर में रख लीजिए। और इसके बाद आपको क्या करना था, ऐड जार फोल्डर। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड जार फोल्डर पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ जाता, देख लीजिए, आपको आपके डेस्कटॉप पे छोड़ देता कि आप अपने डेस्कटॉप पे चाहता। तो यहीं पे जाके अगर आपने डाउनलोड किया है, आपके पास है, क्योंकि पुराने वीडियो मैंने बताया है, तो आप जैसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड में जाने के बाद या किसी भी ड्राइव में जाने के बाद आपको यहाँ पे वो मिल जाएगा, जैसे ये रखा। देखो, अगर मैं बात करूँ तो जैसे मेरे में है ये, आपको क्या करना है, अटैच कर देना है, मतलब ये वाला आपको डाउनलोड करना है। नेट पे जाके आपका
डाउनलोड करने के बाद उसको जिप फाइल आएगी, उसको अनजिप कर लेंगे और उसके बाद माई सिक्वल कनेक्टर को ऐड जार करके ओके कर लेंगे, बस आपके में ऐड हो जाएगा। ठीक है अभिलाष साहब, बात समझ में आई? मतलब ये जब आपके नेटबीन्स में माई सिक्वल कनेक्टर नहीं है, लोड नहीं है, आपका पहले से इनबिल्ट नहीं है, तो आप डाउनलोड करेंगे और फिर आप उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लाइब्रेरी ऐड जार, और जहाँ पे आपने रखा वहाँ पे क्लिक करके ओपन कर देंगे, ऐड हो जाएगा। क्लियर? अब हमें करना क्या, ये स्टेप हो गया था। बटन के क्लिक पे हमें कोडिंग करनी, तो फिर मैं वहीं जाऊँगा बटन के क्लिक पे, जहाँ मेरा कर्सर कह रहा मैं सारा काम यहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 आप क्या कर लेंगे, ट्राई कैच, याद है सबको? ट्राई कैच, और कैच के अंदर ट्राई कैच क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। मतलब आपको जो कोड लिखना है, लिखना हमेशा ट्राई और कैच के अंदर है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर ट्राई। स्टेप 1 याद करिए, 2 रास्ते हैं, या तो सर्वर से कनेक्ट कर लीजिए या पहले फॉर्म से वैल्यू उठा लीजिए, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक काम। चलिए हम एक काम करते हैं, सर्वर से पहले कनेक्ट हो सकते हैं, तो सर्वर से कनेक्ट होने का कोड मैंने बताया था, कंसोल से देख लेते हैं आपका क्या कोड लिखा था हम लोगों ने सर्वर से कनेक्ट होने के लिए। तो चले जाइए अपने कंसोल वाले पर, आपका यहाँ से ये हमारा कंसोल है, लाइन बिल्कुल सिंपल है। कौन कौन सी? सबसे पहले आपको अपने भी प्रोजेक्ट में सबसे पहले क्या क्या चीज़ स्टेप बताई थी। फर्स्ट स्टेप है कि आप अपने सिस्टम पे जहाँ भी होगे एक पैकेज कॉल करेंगे। कौन सा पैकेज है आपका, import java.sql। तो यही काम हम अपने इसमें कर लेते हैं, वही काम करना पड़ा। क्या कर लूँ, import java.sql। अब ये देखिए कि उसमें जो किया था हम लोग, वहाँ पे मैंने काम किया, यहाँ पे कितनी उसकी यूजेस करेंगे आप। ठीक है, हो गया। यहाँ पे अगला क्या था, यहाँ पे मुझे सर्वर से कनेक्ट होने का कोड लिखना था। तो याद रखिएगा मैं कैसे लिखूँगा, तरीका क्या यूज़ करूँ। देखो सिंपल तरीका क्या यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ भी मैं क्लास बना। देखो यहाँ पे कौन सी क्लास बनी है, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन। वहाँ पे एम्प्लॉय थी, या एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन क्लास है। मैं एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ जो क्लास है, यहाँ पे कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। एक तो कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूँ, मैंने बताया आप थोड़ा सा चेंज करूँगा, मैं वहाँ पे एक कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। दूसरा स्टेटमेंट क्लास, याद है, स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूँ। क्लियर? वहाँ पे हमारी क्लास कौन सी थी, एम्प्लॉय क्लास एम्प्लॉय थी। फॉर्म में क्लास जब फॉर्म बनाते हैं तो उसी समय क्लास बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म में क्लास हमारी बन गई पब्लिक क्लास एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, हम उसी के अंदर यूज़ कर रहे हैं। वेरिएबल क्या क्या थे, देखो वही यूज करूँगा। वेरिएबल थे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज और डेजिग्नेशन, सेम वेरिएबल हम यहाँ अपने GUI फॉर्म में क्लास के अंदर यहीं पे डिक्लेयर कर दिया। कोई प्रॉब्लम, सेम वही काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज और डेजिग्नेशन। ठीक है, अगला सर नेक्स्ट क्या था हमारा कि भाई सर मेथड रन टाइम पे वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमने कहा रन टाइम, ये मेथड है पब्लिक वाइड रजिस्ट्रेशन मेथड। रन टाइम पे ID आए, स्ट्रिंग आए, EMP आए, एज आए और डेजिग्नेशन आए, यही था रन टाइम पे। तो यही मेथड बनाऊंगा पब्लिक वाइड रजिस्ट्रेशन वाला। रन टाइम पे जो एम्प्लॉय आईडी आएगी वो एम्प्लॉय आईडी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। रन टाइम पे जो नेम आएगा वो EMP नेम में स्टोर हो जाएगा। एज आएगा वो एज में चला जाएगा। डेजिग्नेशन आएगा वो डेजिग्नेशन में चला जाएगा। ये मेथड मैं यूज कर सकता हूँ, सेम मेथड, क्योंकि जो कोडिंग की है उसे आपको याद है। तो सेम अगर मेथड की बात करूँ तो ज़रा देखिएगा मैं क्या क्या चीज़ें यूज कर सकता हूँ। तो पब्लिक वाइड रजिस्ट्रेशन आप सेम यूज कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो मैं यही यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आपने पढ़ा है तो सेम यूज कर रहा हूँ। और क्लास ये वेरिएबल नेम भी सेम है। ट्राई कैच जो हमने यूज किया, ट्राई कैच के अंदर ट्राई कैच देखो एक बटन पे क्लिक किया। देखो मैंने क्या किया है, फिर थोड़ा सा जाओ यहाँ पे जाओ, मैंने बटन के क्लिक पे किया था। तो इस ट्राई कैच के अंदर, ट्राई के अंदर मैं रजिस्ट्रेशन वाले मेथड को कॉल तो कर सकता हूँ, जैसे मेन में किया। यहाँ मेन नहीं है, यहाँ पे है बटन। क्लियर? तो क्लास के अंदर मैं यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, EMP रजिस्ट्रेशन का। और ऑन रजिस्ट्रेशन मतलब यहाँ बटन के क्लिक पे मैं रजिस्ट्रेशन वाले फंक्शन को क्या कर दूंगा, कॉल कर दूंगा। तो मैं सेम काम यहाँ करूँगा। मतलब ये क्लास है, इस क्लास के अंदर मैं यहाँ पे इस जगह पे, इस क्लास के अंदर यहाँ पे मेथड कौन सा बना दूंगा,
कौन सा? जो वहाँ पे मेथड बनाया था। कौन सा बनाया था? वॉइड रजिस्ट्रेशन वाला। तो सेम मैं ये मेथड जो है चाहूँ तो मैं यूज कर सकता हूँ, और आपके अकॉर्डिंग सारा कोड। ये भी चाहिए मुझे एम्प्लॉय, ये भी चाहिए, सर्वर से कनेक्ट होने का कोड चाहिए क्लास का। यहाँ से क्लास डॉट फॉर्म नेम, सर्वर से कनेक्ट हुआ, क्लास डॉट फॉर्म कॉन डॉट माई एसक्यूएल डॉट JDBC ड्राइवर, ठीक है, ये था आपका। उसके बाद कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, JDBC कॉलन माई एसक्यूएल कॉलन लोकल हॉस्ट 3306, डेटाबेस का नाम क्या है? एम्प्लॉय था, यूज़र नेम और पासवर्ड हो गया, रूट यूज़र नेम, पासवर्ड ब्लैंक रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद क्या था? स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया आपका, स्टेटमेंट हो गया। यहाँ से कनेक्टेड हो जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी लिखी जाएगी, तो सारा काम वही करेंगे हम लोग। यहाँ से गए एग्जीक्यूट करेंगे, सब कुछ यही, मतलब ये पूरा मेथड जो यहाँ पर था हमारा, कौन सा? एक्सेप्शन क्लास के साथ। यहाँ अगर हम बात करें तो ये पूरा मेथड जो हमारा रजिस्ट्रेशन वाला था, इसको मैंने कॉपी कर रहा हूँ और अपने वही वाले में यहाँ पे देख लो कहाँ पे रख रहा हूँ। यह हमारी एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन वाली क्लास है, ऊपर कंस्ट्रक्टर में कोई चेंज नहीं करेंगे, सेम मेथड मैं यहाँ रख दूँगा, जो बनाना है वही। अगर आपने बनाया तो सेम मेथड हमारा ये है। रजिस्ट्रेशन में रन टाइम पे EID EMP डेजिग्नेशन ये आएगा, ये मेथड है किस क्लास के अंदर? अगर चेक करिए तो देखो सेम मेथड है। मैंने कहा था कि किसी में भी एक बार हम एप्लीकेशन बनाते हैं, उसे बार बार क्या करते हैं? रीयूज करते हैं। तो वाइड रजिस्ट्रेशन वाले में मेरा ये आ गया। अब जरा देखिए चेंज क्या क्या करूँगा, सब कुछ सेम रहेगा। अब कहता है कि सर रन टाइम में आएगी कहाँ से वैल्यू इस फंक्शन में? अगर मैं आपको बताऊं तो रन टाइम में वैल्यू जो आएगी इसमें, याद रखिए, इस बटन के क्लिक पे इन टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठाऊंगा और फिर इसी बटन पे क्लिक पे एम्प्लॉयड उस वाले मेथड को कॉल कर लूँगा। फिर देखो यहाँ पे जुनैद ध्यान से, इस वाले बटन पे जो हमारा ट्राई कैच है, आप चाहें, अगर आप चाहें इस बटन पे ट्राई कैच नहीं लगाना चाहें तो मत लगाइए, नहीं तो हर जगह ट्राई कैच लगा सकते हैं। इस ट्राई के अंदर सबसे पहले कंट्रोल से, मतलब आप याद रखेंगे जैसे वहाँ मेन फंक्शन था, यहाँ पे बटन है, मैं इस बटन के क्लिक पे सबसे पहले एम्प्लॉय ID उठाऊंगा। तो यहाँ लिखा इंट EID, आपके जो वेरिएबल थे आप वही यूज कर सकते हैं जो आप फंक्शन में थे। जैसे ये वेरिएबल थे तो आप ये वेरिएबल यूज कर सकते हैं, आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। सेम ये वेरिएबल उठा ली, वैसे तो मैं कुछ और भी बना देता, लेकिन मैं सेम वेरिएबल ये बटन के क्लिक पे यूज कर लूँगा, इसी में वैल्यू स्टोर कर दूँगा। यहाँ पे गए, वेरिएबल मैं उठा ले रहा हूँ आपका जो जिनमें वैल्यू लेके जानी, ये आ गए। एक काम करो, सेमीकोलन कर लो आपका। और ये एरर अगर आता है, ये जावा में एरर आता है, कहता है कि कितने सेमीकोलन एक्सपेक्टेड नॉट्स स्टेटमेंट, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड नॉट्स, इसका मतलब याद रखिएगा सभी को सेमीकोलन से सेपरेट कर दीजिएगा। मतलब आप एक लाइन में नहीं लिख सकते हैं, सभी को सेमीकोलन से सेपरेट कर दीजिए। हो गया। अब EID में, एम्प्लॉय ID में जो वेरिएबल आपका था, इसमें वैल्यू कहाँ से आएगी? टेक्स्ट बॉक्स से। वैल्यू कहाँ से आएगी? TXT, टेक्स्ट बॉक्स इसलिए नाम दिया था मैंने, देख लीजिएगा। अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स का नाम नहीं देता तो मेरे पास ये टेक्स्ट बॉक्स के नेम अगर नहीं देता तो मुझे ये पता नहीं चल पाता मुझे किस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू फैच करनी। तो कौन से टेक्स्ट बॉक्स से फैच करनी है? TXT MPID डॉट, कौन सा फंक्शन होता है? गेट टेक्स्ट नाम का। कौन सा फंक्शन होगा? टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू जो फैच होगी, मतलब वहाँ स्कैनर क्लास यूज करते थे, यहाँ पे गेट टेक्स्ट यूज करेंगे, गेट टेक्स्ट यहाँ। लेकिन एक एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? अगर आप कर्सर रखेंगे तो एरर इसमें बता रहा है इनकम्पैटिबल टाइप्स स्ट्रिंग कैन नॉट कन्वर्टेड टू इंट। टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू आप लेके जा रहे हो और टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू जब EID में स्टोर कराओगे, एम्प्लॉय ID में, तो टेक्स्ट बॉक्स में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग में जाती है और आप किस में लेके जाते हो? टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लेके जा रहे हैं किस वेरिएबल में? इंटीजर वाले वेरिएबल। क्लियर? तो याद रखिएगा वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे हम स्कैनर में नेक्स्ट इंट मेथड लगा देते थे, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है तो हमें करना क्या होगा? कुछ नहीं करना होगा, जो टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू आएगी उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे इंटीजर डॉट पार्स इंट यूज कर, इंटीजर डॉट पार्स इंट
ठीक है, इंटीजर डॉट पार्स इंट, देख लीजिएगा टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट होगी और किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, EID में। इसी तरीके से नेम के लिए वेरिएबल क्या है, enum txt, किस टेक्स्ट बॉक्स से लेनी है वैल्यू, txt, यहाँ से वैल्यू ली डॉट, बहुत ही सिंपल। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है आपको स्कैनर यूज नहीं करना पड़ा, ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ा, बार बार कॉल नहीं, टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू फैच करना है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम डॉट गेट टेक्स्ट। अगर वैल्यू इंटीजर में जा रही है तो इंटीजर डॉट पार्स इंट। इसी तरह अगर फ्लोट होता जैसे सैलरी और ले लेता तो फ्लोट में लेता, तो वहाँ होता आपका जो वहाँ पे यूज करते हैं तो आपका क्या यूज करते थे, यहाँ पे फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट यूज कर लेते हैं, बता दूंगा मैं। EMP नेम हो गया, उसके बाद क्या है एज, उसके बाद क्या है EAge। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया EAge इक्वल, वैल्यू कहाँ से उठेगी आपकी, किस टेक्स्ट बॉक्स से, txt age डॉट गेट टेक्स्ट। फिर यहाँ पे एरर आएगा, एरर क्या आएगा, इंटीजर वाला, क्योंकि EAge किस में है, इंटीजर में, और टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू आई स्ट्रिंग में, तो आपको सेम ये चीज लगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद क्या करना है आपको, देन आपके बाद लास्ट है ई डेजिग्नेशन, तो ई डेजिग्नेशन ले लिया इक्वल टू txt डेजिग्नेशन का टेक्स्ट बॉक्स दिस, ये टेक्स्ट बॉक्स है, डॉट गेट टेक्स्ट। ओके, सभी टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठ गई, जैसे स्कैनर से वहाँ से फैच करी थी, यहाँ से हमने सारी टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू, मैंने क्या बताया, पहले वैल्यू फैच कर लीजिए, फिर सर्वर से कनेक्ट हो जाइए। अब सर्वर से अगर कनेक्ट होना है तो सर्वर से कनेक्ट की अगर बात करी जाए तो बात आई कि सर अब क्या, अब अभी सर्वर से करनी, ये सारा काम मैंने रजिस्ट्रेशन वाले मेथड में कर रखा है। अब मुझे ये सारी वैल्यू यहाँ से लेनी है और किस में लेके जानी है, इस वाले क्लास के किस मेथड में लेके जानी है, इस बटन के क्लिक से ये सारी वैल्यू मुझे रजिस्ट्रेशन वाले मेथड में लेके जानी है, इस वाले मेथड में। क्लियर, तो इस वाले मेथड को कॉल कर लूँ मैं, किसको कॉल करूँ, रजिस्ट्रेशन वाले क्यों, तो मैं क्या करूँ इसमें आपका इसी जगह पे बटन पे इस रजिस्ट्रेशन वाले मेथड को क्या कर लेता हूँ, कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं गया और मैंने लिखा, यहाँ पे क्या लिखा जरा देखो, यहाँ लिखा REG, ऑटोमेटिक चला गया। ये क्यों गया उसका रीज़न समझ लीजिएगा, यहाँ पे कर्सर रखूँगा, कौन सी वैल्यू जा रही है देख लीजिए, ऑटोमेटिक REG लिखते ही चला गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं बनाना पड़ा क्योंकि बटन और मेथड सभी एक ही क्लास के अंदर है, तो आपको क्लास के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं। अगर आप इस क्लास में बैठे हो तो मैं, और क्लास में के आगे क्या लिखा, क्लास 1 क्लास 2, तो मुझे नहीं बोलना कि क्लास 1 अमन, क्लास 1 जुनैद या क्लास 1 अभिलाषा, क्योंकि आप सेम क्लास में हो तो डायरेक्ट बोलूँगा अमन जुनैद अभिलाषा, क्योंकि आप लोकल हो। तो मुझे मेथड को कॉल किया REG का, लेकिन ये है तो क्लास के अंदर ही, तो क्लास के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्लियर, अब आपको करना क्या है, हो गया काम, यहाँ से वैल्यू उठ गई और आपकी किस में चली गई, किस वाले मेथड में, रजिस्ट्रेशन वाला मेथड जो आपने ऊपर बना के रखा था। क्लियर, वैल्यू EID यहाँ जाएगी, जो EID वहाँ आई, वहाँ से आई, वो किस वेरिएबल में स्टोर हो गई, क्लास वेरिएबल। वहाँ से एम्प्लॉय ID आई, वो एम्प्लॉय ID किस वेरिएबल में स्टोर होगी, EMP ID में, और EMP ID किसका वेरिएबल है, ये देखिए EMP, ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज द क्लास वेरिएबल, ये किसके वेरिएबल है, तो EID आई किस वेरिएबल में स्टोर हो गई, क्लास वेरिएबल EMP ID में, ENM EMP NM में स्टोर हुआ, EAge एज में स्टोर हो गया, ई डेजिग्नेशन में स्टोर हो गया। फिर यहीं पे रजिस्ट्रेशन के अंदर अब हम सर्वर से कनेक्ट हुए जा रहे हैं। क्लियर है, कोड ये सब लोग जानते हैं, कोड बताने की ज़रूरत नहीं। पहली लाइन का मतलब क्या है, फर्स्ट क्लास डॉट फॉर नेम क्या काम करता है, टू चेक द ड्राइवर इज लोड और नॉट। सेकेंड क्लास, अब देख लीजिए मुझे यहाँ पे कनेक्शन लिखने की क्लास की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने क्लास पहले से ऊपर इनिशियलाइज कर रखी है, तो मुझे ओनली उसका ऑब्जेक्ट, तो कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन JDBC कॉलन माई स्कूल सबको रटा है, ठीक है। लोकल होस्ट 3306 डेटाबेस का नाम है, यूज़र नेम पासवर्ड हो गया। सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा, स्टेटमेंट इक्वल टू, स्टेटमेंट ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर दी है, तो यहाँ से भी स्टेटमेंट नाम की क्लास
हटा देंगे, उसके बाद st यूज कर लेंगे। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें याद हैं तो चाहें तो इसको डिलीट कर देंगे तो और शॉर्ट हो जाएगा। ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया था आपका। उसके बाद क्रिएट स्टेटमेंट हो गई, मैंने कहा था सर्वर से कनेक्ट होने के बाद कनेक्टेड आ गए। अब बात आई कि ये तो system.out.println है, ये कंसोल का है। ये किसका है? कंसोल का। तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इस जगह पे मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे देखिए कैसे करूँगा। मैं यहाँ पे एक लेबल ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? लेबल। ये लेबल मुझे यहाँ बताएंगे कि आई एम कनेक्टेड और नॉट। क्लियर? ये लेबल क्या बताएगा? कनेक्टेड, या जैसे आप बहुत सारे देखते हो कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, सर्वर कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड। तो मैं ये लेबल ले लेता हूँ, इस लेबल का एक नेम दे देता हूँ LBL मैसेज। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत सिंपल है। इसका मैंने नाम ले लिया LBL, और यहाँ पे जाने के बाद इस जगह पे राइट क्लिक, इस जगह पे यहाँ पे हटा दिया। अभी ये फॉर्म में कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन जब मैं इस पर कर रहा हूँ, यहाँ पे गया था तो आप वहीं पे चले जाइए, आपका जहाँ पे मैंने कर रहा था यहाँ कनेक्टेड लिखा, इस जगह पे लाइन क्या लिख दूंगा? सेम यही चीज़। ये चीज़ें हटा दूंगा मैं। system.out.println मैं लिखूंगा क्या? देखो LBL, उस टेक्स्ट बॉक्स लेबल का नाम, डॉट, अगर मुझे कहीं से वैल्यू लेनी है, गेट करनी है तो गेट टेक्स्ट, अगर मुझे वैल्यू कहीं स्टोर करानी है तो सेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट। तो यहाँ लिखा है सेट, मुझे इसमें वैल्यू सेट करनी है तो सेट टेक्स्ट, क्या वैल्यू सेट करनी थी? कनेक्टेड। तो कनेक्टेड विद, या मैसेज दे दूँ कनेक्टेड विद सर्वर। ठीक है, कनेक्टेड विद सर्वर। अब मैंने कहा था सब कुछ है, सर्वर से कनेक्ट हो गए, आ गया। थर्ड स्टेप क्या था? रिकॉर्ड इंसर्ट कराने के लिए क्या करना था? इंसर्ट। क्वेरी देख लीजिएगा, स्ट्रिंग str इक्वल टू इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वही हो गया। इंसर्ट इनटू emp, ये किसके कॉलम है? इंसर्ट इनटू टेबल नेम। हमारे टेबल जो हमारी थी, जो नए लोग हैं वो देख लो, आपका emp id, नेम, एज और डेजिग्नेशन, ये हमारी टेबल है और इस टेबल के कॉलम है emp id, नेम, एज और डेजिग्नेशन। तो सेम वही है, जिसने कंसोल वाला किया है काम उनको पता है सारी चीज़ें। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, emp id, नेम, एज, डेजिग्नेशन, वैल्यूज। अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने सेम वेरिएबल लिए थे। ठीक है, यहाँ पे emp id आ गया, emp id में स्टोर हो जाएगा। सिंगल डबल क्यों यूज करेंगे हम? स्ट्रिंग वैल्यू के लिए। किस लिए? स्ट्रिंग वैल्यू के लिए। emp id नेम में गया, एज में चला गया, डेजिग्नेशन में चला गया, सब कुछ सही है। इंट st.execute अपडेट, एक्जीक्यूट अपडेट किस लिए यूज करते हैं? इंसर्ट डिलीट अपडेट के लिए यूज करेंगे। इंसर्ट, डिलीट और अपडेट के लिए हम एक्जीक्यूट अपडेट मेथड यूज करेंगे। इफ़ r इक्वल टू 0 सही है। अब मुझे इसको चेंज करना है। ये system.out.println था, मैं चाहता हूँ कि लेबल पे दिखा रिकॉर्ड इंसर्टेड, रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड। तो फिर वहीं पे जाते हैं आप, एक लेबल ले लेता हूँ बिल्कुल नीचे, आपका सबसे नीचे जहाँ सबमिट है उसके नीचे एक लेबल ले लेता हूँ आपका। ठीक है, और यहाँ लेबल पे जाने के बाद यहाँ लेबल ले लिया, यहाँ दे दिया आपका चेंज वेरिएबल। ध्यान समझिएगा, LBL। ठीक है, मैसेज 1 नाम से ले लिया इसका नाम, मैसेज 1। उसके बाद मैंने यहाँ गया, राइट क्लिक और टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे टेक्स्ट इसको डिलीट कर दिया। अब फिर वहीं पे वापस चले जा रहा हूँ अपने कोड पे, आपका जो हमारा कोड है सोर्स पे चलेगा यहाँ पे, और जहाँ लिखा system.out.println, यहाँ पे क्या कर दूंगा? LBL मैसेज 1 डॉट सेट टेक्स्ट। ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ पे कर दिया आपका। अगर इसका कलर भी देना चाहें तो LBL, यहाँ पे देखेंगे LBL मैसेज 1 डॉट सेट, यहाँ पे होता है सेट फोरग्राउंड कलर। मैंने यहाँ पे आप कलर रेड दे सकते हैं, रेड की जगह पे अगर वो हो गया है तो यहाँ पे मैसेज, मतलब यहाँ पे दे दीजिए आपका, क्या कर दीजिए, सपोज वाइट आ जाए। ठीक है, अगर हो गया तो मैसेज वाइट आ जाएगा। अगर रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड हुआ है, सेम यही यूज करेंगे, सेम यही यूज करेंगे एल्स में, लेकिन मैसेज क्या दे देंगे? रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड, रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड, नॉट इंसर्टेड। और यहाँ पे मैं क्या यूज कर लूँगा? मैं जहाँ कलर जो हो जाए वो जैसे आता है, क्या आ जाए आपका? हो गया, कुछ नहीं करना, सब वही था, इंसर्ट वाला ही मेथड यूज किया, बस जहाँ system.out.println यूज किया था वहाँ पे हम लोगों ने लेबल कर लिया। क्लियर? चलो चेक करते हैं, सारी चीज़ अगर सही होगी तो ये रिकॉर्ड सिंपल फॉर्म देखो क्या किया, फिर एक बार समझा दूंगा। पहले फॉर्म को रन करते हैं। रन करने का तरीका है, आप अपने फॉर्म पे जाइए,
राइट क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे रन फाइल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, रन कर दिया। अब देखो आपका MPID एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। बस आपको याद रखना है एम्प्लॉय आईडी जब इंटर करा रहे हैं तो आपको इनमें से कोई नहीं देना, क्योंकि ऑलरेडी प्राइमरी की था आपका, तो मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ दे दिया आपका फॉर्म, देख लें 9001। अब ये फॉर्म है, एम्प्लॉय नेम दे दिया, सपोज करिए मैंने दे दिया आपका AK, एज दे दिया मैंने 20 और डेजिग्नेशन दे दिया आपका यहाँ पे वेब डेवलपर। ठीक है, अब मैं सबमिट करूं, अगर सब कुछ सही होगा तो रिकॉर्ड सबमिट होना चाहिए, कनेक्टेड विद सर्वर, और यहाँ पे आया रिकॉर्ड इंसर्टेड। थोड़ा सा हो गया आपका रिकॉर्ड इंसर्टेड, चेक कर लीजिएगा जाके आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ कि नहीं, रिफ्रेश कर दीजिए आपका। आ गया रिकॉर्ड सेम। अगर वहाँ पे हम लोग सीखा है तो वही फंक्शन यूज किया है। एक बार हमने फंक्शन यूज बना लिया, एक बार हमने लॉजिक समझ लिया कि कहीं भी, याद रखिएगा हमने काम किस पे किया, कंसोल पे। कंसोल पे रजिस्ट्रेशन बनाना सीखा, फंक्शन बनाना, सारी चीज़ें सीखी, कैसे वैल्यू आई, उसी कोड को मैंने रीयूज कर लिया, क्लास में जाके कॉल किया। क्लियर? अगर मैं ये कर सकता हूँ तो डिस्प्ले वाला भी यही लॉजिक लगा सकता हूँ, अपडेट वाला भी यही लॉजिक, क्योंकि फंक्शन हमने ऑलरेडी बना के रखा। इसलिए आप जिन्होंने नहीं देखा पहले क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों वीडियोस देखेंगे और फिर इसको करेंगे, तो आप उस कोड को रीयूज करना सीख जाएंगे। बार बार कोड नहीं लिखना है। एक बार रजिस्ट्रेशन का फंक्शन बना दिया, रन टाइम पे वैल्यू कैसे गई, वहाँ रन टाइम पे मेन से जा रही थी, यहाँ बटन से जा रही, तो कंट्रोल से वैल्यू उठाए, कंट्रोल से वैल्यू उठा लिए थे सारे कंट्रोल से। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फंक्शन को कॉल कर दिया, वैल्यू चली गई रजिस्ट्रेशन के पास, वहीं सर्वर से कनेक्ट हुए, इंसर्ट करवा दिया। जो काम आपका कंसोल में किया था वही हमने यहाँ पे किया, लेकिन ये एक GUI फॉर्म है। मतलब अब यहाँ पे क्या चीज़ें आ गई, सबसे इम्पोर्टेंट, कमांड प्रॉम्प्ट की ज़रूरत नहीं रही। अगर मैं किसी क्लाइंट को सॉफ्टवेयर बना के दे रहा हूँ, सपोज इसी तरीके से एक एग्जांपल है, तो क्लाइंट ये जो सॉफ्टवेयर है, जो GUI फॉर्म है, ज़रा देख लीजिएगा, एक 10th क्लास का है, 12th क्लास का है, BA है, BCom है। वो आपके सॉफ्टवेयर पे जैसे मॉल्स वगैरह में होते हैं, जो भी सेल्स बॉयज़ होते हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं होते। 10th 12th BA जो है काम कर रहे हैं, क्या उनके सामने ये फॉर्म आएगा तो क्या वो इंग्लिश नहीं आती उनको? इंग्लिश तो आती है ना, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने दिया कि भाई एम्प्लॉय कस्टमर ID दे दिया, कस्टमर का नेम भरवाते हैं, कस्टमर ID नेम, उसके बाद सारी चीज़ें फिल करके सबमिट तो कर सकते हैं ना। इसको बनाने में किसी डेवलपर का यूज हुआ, लेकिन यूज वो सारे लोग कर सकते हैं जो अनएजुकेटेड या टेक्नोलॉजी, एजुकेटेड का मतलब नहीं, जिनको मतलब टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है। तो ये सॉफ्टवेयर बेस हुआ। कंसोल बेस में उनको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके रन करना पड़ता था, तो थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर क्या है, एक सेटअप है। सॉफ्टवेयर क्या है आपका, सेटअप है। अब इसको हम कैसे करते हैं, अब मैंने ये GUI फॉर्म का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया। अब इसको एक काम कर लेता हूँ आपका। अब लासा क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बस हमें क्या सही करना है आपका कि ये जो हम लोगों ने किया था यहाँ पे लेबल, इसको बढ़ा दें। यहाँ पे जो लेबल थे उसको हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने उसका नाम हटा दिया था। यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ JPanel कर सकते हो। चलिए पहले एक काम करते हैं, ये हो गया। जब हम इसमें एक चीज़ बनती है कि जब हम इसको बना लेते हैं, याद रखिएगा जब हम बनाएंगे, अब जरा थोड़ा सा सोचो, मैं अब वापस जा रहा हूँ कहाँ पे, ये चेक करिए। अब ये चेक करिए कि ये वाला प्रोजेक्ट हमारा जो फॉर्म बना वो रखा कहाँ, किस जगह पे है। तो कैसे चेक करेंगे हम, के अंदर EJB एप्लीकेशन के अंदर, F ड्राइव में EJB एप्लीकेशन के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है। ठीक है, जो भी है आपका। तो अब मुझे करना क्या है, ज़रा चेक करिएगा। यहाँ पे मैं दिखाना क्या चाहता हूँ आपको, मैं F ड्राइव में जाऊँगा। F ड्राइव के बाद गया मैं यहाँ पे, EJB एप्लीकेशन था, वो ऐसा ही नाम लिख दिया था, उसी के अंदर आ गया। EJB अलग चीज़ है।
यहाँ पे अगर जाएंगे तो देख लीजिएगा एक बिल्ड एन प्रोजेक्ट SRC टेक्स्ट और ये फाइलें दे रखी हैं। अगर मैं ये प्रोजेक्ट मैं आपको दूंगा और आप चाहो कि मैं सर अपने नेटबीन्स पे फाइल पे जाके ओपन करके ये प्रोजेक्ट चलाना चाहता हूँ, तो अगर मैं अभी दूंगा तो मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर को पूरा कॉपी करके आपको दे दूंगा, आपका यही तो दूंगा, आपका कभी नहीं चलेगा, कभी आप डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकते प्रोजेक्ट। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने नेटबीन्स में फाइल पे जाके ओपन करके ये प्रोजेक्ट रन करूँ जो आपने बनाया है, तो इस प्रोजेक्ट को डीबग करना पड़ेगा। और आपको बग करना, एक तो बिल्ड करना पड़ेगा, पहले डीबग करेंगे और बिल्ड करेंगे। ये चीज़ सबसे सिंपल है, समझनी बहुत ज़रूरी है। जब भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे और प्रोजेक्ट को किसी को देना चाहते हैं, सोर्स कोड, अभी सेटअप की बात नहीं कर रहा हूँ, सोर्स कोड की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, सारा काम पहले पूरा प्रोजेक्ट आप बंद कीजिए जो आपने बनाया है। उसके बाद प्रोजेक्ट में जाएंगे, अपने यहीं पर जाएंगे, जो आपका प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे। देखिए कितनी चीज़ें ऑप्शन आते हैं, बिल्ड, क्लीन, रन, डीबग, ये सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहला काम है आप डीबग करिए। डीबग करने का मतलब होता है कि पूरे प्रोजेक्ट में अगर कोई भी बग्स होगा, पूरे प्रोजेक्ट में, यहाँ तक कि जो हमने पिछला बनाया था कंसोल में, उसमें भी एरर होगा, वो भी बताएगा। पहले पूरा प्रोजेक्ट डीबग करेगा। यहाँ पे देखो डीबग हो रहा है, इसे कहते हैं बग्स, डीबगिंग करना। डीबगिंग से पूरा प्रोजेक्ट आपका हर पेज, हर फॉर्म चेक होगा। अगर कोई एरर होगी तो एरर देगा, अदरवाइज नहीं होगा तो फिर बग करेगा, फिर बिल्ड करने की परमिशन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, देखो बग्स यहाँ पे मेन रनिंग चल रहा, सारी चीज़ें बगिंग चल रही है। आप कर सकते हैं, ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसको मैं अभी बंद कर दे रहा हूँ। वैसे आपको देखिए लिखा नो वेरिएबल डिस्प्ले बिकॉज सब कुछ सही है हमारे पास। अब हम करेंगे क्या, इसको करने के बाद फिर देखो यहाँ पे राइट क्लिक करना है और हमें करना क्या है, क्लीन एंड बिल्ड। क्या करना है, क्लीन एंड, जैसे मैं क्लीन एंड बिल्ड करूँगा, देख लीजिए नीचे देखिए यहाँ पे क्या लिखा, ई सिस्टम क्लीन कॉमा जार, उसकी एक जार फाइल बना देगा। नीचे जब रन किया था तो डीबग करेगा और इसकी एक जार फाइल बना देगा। और आप देखिएगा आपके यहाँ पे ई सिस्टम में DIST वाला फोल्डर आ गया। अगर डीबग करने के बाद, बिल्ड करने के बाद DIST वाला फोल्डर आ गया, अब मैं ये फोल्डर मतलब प्रोजेक्ट वाला जो फोल्डर मैं आपको दूंगा और आपने किसी भी ड्राइव में रख लिया, मतलब यही फोल्डर दिया मैंने, ई सिस्टम नाम का आपको दिया, क्लियर। और इसको आपने अपने किसी भी ड्राइव में, DE जो भी ड्राइव है उसमें रख लिया और फिर जाके नेटबीन्स पे जाके फाइल, ओपन प्रोजेक्ट, और फिर जाके कहीं भी रखा है उसको सेलेक्ट करके अगर आप ओपन प्रोजेक्ट करेंगे तो पूरा प्रोजेक्ट जैसे मेरे में यहाँ पे आया है, सेम टू सेम पूरा प्रोजेक्ट आपका विद कोड के साथ इस तरीके से आपके नेटबीन्स में बाइंड हो जाएगा। बात समझ में आ गया, मतलब किसी को भी देंगे या आप किसी से लेते हैं तो जब तक आपके डीबग करने के बाद, बिल्ड करने के बाद DIST वाला फोल्डर नहीं बनेगा, तब तक आप किसी दूसरे नेटबीन्स पे जाके उसको रीयूज नहीं कर सकते हैं, सेम टू सेम जैसे आपका पहला सिस्टम। क्लियर। अब देखो यहाँ पे और क्या बना, जरा देखिएगा, यहाँ देखो, जब मैं यहाँ गया DIST में गया तो DIST में बना क्या, EMS जार फाइल बनी। और याद रखिएगा जार फाइल क्या है, राइट क्लिक कर दो, यहाँ पे जार फाइल रहती है, ओपन कर दिया मैंने यहाँ पे। इसकी एक जार फाइल बना देती है। अभी उसमें देखो MySQL कनेक्ट, सब कुछ यहीं रखा है, MySQL कनेक्टर भी यहीं रखा है, सब कुछ, मतलब जार फाइल यहीं रहेगी आपकी, और आपका जो लाइब्रेरी है उसका कनेक्टर भी यहीं रहेगा। ठीक है, कहीं भी आप सॉफ्टवेयर देंगे, जिसको ये सॉफ्टवेयर देंगे उसको अलग से कनेक्टर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी, इनबिल्ट करके देगा। भाई मैं किसी क्लाइंट को बना के दे रहा हूँ तो उसको क्या मैं समझाऊंगा कि आप ऐसे करो ऐसे करो, नथिंग। आपने सॉफ्टवेयर दिया, वो सेटअप को नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेगा और उसके सिस्टम में रन करेगा। क्लियर। इस तरीके से हमारे सिस्टम में सारा काम होता है। यहाँ पे मीन्स जो हम लोगों ने सीखा, इसमें आज क्या सीखा कि हाउ कैन इंसर्ट रिकॉर्ड यूजिंग GUI फॉर्म। क्लियर, यूजिंग GUI क्लियर है। इस तरीके से हम काम करेंगे। आपका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बनाएंगे, जो हम करेंगे क्लास आपका,
उसमें जो हम सीखेंगे, उसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे? एक तो रिकॉर्ड को व्यू करना, दूसरा रिकॉर्ड को अपडेट करना और तीसरा रिकॉर्ड को डिलीट करना। मतलब CRUD एप्लीकेशन जो बस समझाई थी, CRUD में आपका एक काम हो गया, डेटाबेस क्रिएट हो चुका था, टेबल क्रिएट हुई और रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। CRUD का एक काम हो गया, रिकॉर्ड इंसर्ट हमने करना यहाँ पर सीख लिया आपका। ठीक है, इस तरीके से रहे। चलिए, थैंक यू।